रंजीत सिंह, लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, co-author of the book Winning It Together। आज इस टॉपिक को बात करेंगे, उसमें हम दो चीज़ों को हम साथ लेकर जाएंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, और क्वांटिफाइबल मेजरमेंट क्या होती है, और रेटिंग्स वाली मेजरमेंट क्या होती है। एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक सब्जेक्टिव होती है, उसको देख लेते हैं। देन वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस वीडियो आपको बड़ी हेल्प करेगी कि दोनों का डिफरेंस क्या है। और जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स भी पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। सो हैव अ लुक एट दिस, द मेजरमेंट ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, वन वे टू कैटेगराइज परफॉर्मेंस in terms of objective and subjective criteria. Objective performance criteria are more quantifiable measurements of performance such as a number of units produced or dollar sales। जब हम बात करते हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि लाख यूनिट्स बनाने हैं और यूनिट्स की वर्थ क्या है, लाख यूनिट बनाए, अगर एक यूनिट 2 रुपए का है, टोटल उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 लाख रुपए होगी। अगर हम HR की बात करते हैं, उसमें हमें टोटल हायरिंग की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा एक वर्ड होता है क्वालिटी हायरिंग। क्वालिटी हायरिंग को मेजर करने के लिए कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज या एक साल तक जो एम्प्लॉय हमारे पास आया वो 30 दिन में छोड़ के तो नहीं गया, 60 दिन में तो नहीं छोड़ के गया, 90 दिन तक रहा, 120 दिन तक रहा, या एक साल तक उसने काम किया, हम इससे मेजर करते हैं व्हाट इज क्वालिटी हायरिंग। जब हम बात करते हैं सेल्स की, सेल्स का टारगेट किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को असाइन किया जाता है या फिर किसी भी सेल्स मैनेजर को असाइन किया जाता है। अगर वो लाख यूनिट्स उनको बेचने हैं और उसकी एक कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा इन रुपीज और डॉलर्स और इन अदर करेंसी जो आप उसमें मेजर करना चाहते हैं। वो आपको बताता है क्वांटिफाइबल या आपको बताता है क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस। इट इज वेरी इजी टू मेजर बिकॉज यू मेजर इन परसेंटेज, नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड एनी कोई डिजिट जो आप उसको 1 2 3 4 5 किसी में मेजर कर सके। दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने का टूल। उसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, रेटिंग्स देते हैं, उसमें हम रैंकिंग लगाते हैं और उसके अंदर हम स्केल्स बनाते हैं। BARS, B मीन्स बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग सिस्टम, तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस। तो दोनों परफॉर्मेंस हम यूज कर रहे होते हैं और दोनों परफॉर्मेंस इसलिए यूज की जाती है ताकि हम परफॉर्मेंस को डिफरेंशिएट कर सकें, परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर सकें, और जब मैनेजमेंट के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उसको आसानी हो समझने में हाउ वी डिड दैट परफॉर्मेंस। सो इन अ नटशेल देयर इज ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, देयर इज द सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल एज वेल। नाउ वी टॉक अबाउट द टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, द वन इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अदर इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपसे मैं सवाल करता हूं, अगर आपसे पूछता हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए फिर भी जवाब दीजिएगा कि आपने इन दोनों में क्या डिफरेंस को समझ लिया है। सो हैव अ लुक एट दिस, परफॉर्मेंस अप्रेजल and performance management. Performance appraisal occurs once in a year and initiated by request from the HR. Performance appraisal साल में एक मर्तबा एग्जीक्यूट किया जाता है HR की तरफ से, और HR आपको एक टूल भेजता है। इट कुड बी इन पेपर फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्टवेयर वो आपके ओरेकल बेस्ड होते हैं, ERP बेस्ड होते हैं, जो आजकल SAP में, HCM में यूज होते हैं, और उसके अलावा और भी अदर सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आप परफॉर्मेंस अप्रेजल का लिंक उनको भेजते हो। लोग आपस में बैठते हैं, मीन्स उसका लाइन मैनेजर और वो इंडिविजुअल सबसे पहले फॉर्म फिल करता है, वो लाइन मैनेजर को जाता है और उसके बाद वो लाइन मैनेजर देखता है कि लेट्स हैव अ डिस्कस। कुछ उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इट्स ओके, कोई चीज़ अंडररेटेड होती है तो उसको बढ़ा देते हैं, कोई चीज़ें जो हाई रेटेड होती है उसको अंडररेटेड। मीन देयर इज अ म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द लाइन मैनेजर। वो साल में एक बार होता है, इनिशिएटेड बाय द HR। व्हाट इज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट then? Performance management occurs at much more frequent intervals and can be initiated by a supervisor or by a subordinate. Performance management basically, this is the conversation, this is a discussion between the individual and the supervisor. दोनों आपस में बैठते हैं, they discuss the performance, they set some of the objectives, they talk about the deliverables, they talk about the KPIs, they talk about the targets. तो वो आपस में जो डिस्कशन करते हैं उसके परफॉर्मेंस लॉग्स बनते हैं जिनका एक्चुअल इंपैक्ट जाके परफॉर्मेंस अप्रेजल में गिरता है। एंड आई थिंक दिस इज द अमेजिंग। अगर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जब मैं काम करता था और मेरा रोल था रीजनल टीम लीडर का, तो हम वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स का मंथली स्कोर कार्ड बनाते थे और इस स्कोर कार्ड को 70-20-10 में हमने ब्रेक किया था। 70 मीन्स जॉब प्रोफाइल जो उनकी फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज थी, 20 स्ट्रेच टारगेट्स थे, 10 उनके बिहेवियरल परफॉर्मेंस थी। इसको मिला के हम उनकी फिर
रेम्यूनरेशन डिसाइड करते थे। रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड करते थे? 70-20-10 को हमने लिया और उसके अगेंस्ट हमने 60-40 का कॉन्सेप्ट लगा दिया। 60 मीन्स यू आर प्रेजेंट एट द स्टोर एंड यू वर्क फॉर दैट, एंड 40 मीन्स द अदर परफॉर्मेंस लाइक स्ट्रेच टारगेट एंड परफॉर्मेंस पर्सनल डेवलपमेंट, जिसमें हम इनिशिएटिव्स की बात कर रहे थे। दिस वाज द अमेजिंग कॉन्सेप्ट। हम 70-20-10 पे किसी अदर वीडियो में बात करेंगे और 60-40 जो रेम्यूनरेशन कॉन्सेप्ट था वेरिएबल पे एंड फिक्स पे, उस पर भी हम बात करेंगे। So now another point on the performance appraisal is performance appraisal systems are developed by HR and handed to managers to use in the evaluation of subordinates. परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो फॉर्म होता है वो HR अपने मैनेजर्स को देता है, उसके साथ डिस्कशन होती है कि आप इनके तमाम ऑब्जेक्टिव्स को रीड करें। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव रीड करने के बाद उसके बाद उनकी एक्शंस देखें, उसके मेजर्स देखें, मेजर देखने के बाद टाइमलाइंस देखें, टाइमलाइंस के बाद उसकी वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करें, वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के बाद टोटल स्कोर्स दें, और 100 में से जब स्कोर्स आते हैं तो सर्टेन स्कोर्स एंड रेटिंग्स HR के पास वापस चली जाते हैं। वो साल में एक बार एक्टिविटी होती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जनवरी में स्टार्ट करती हैं, दिसंबर में ख़त्म कर देती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल टू मार्च उनका साइकिल होता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डू द डिफरेंट वे। तो उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट अप्रेजल वो एम्प्लॉय डेवलपमेंट, प्रमोशंस, ले ऑफ्स and transfers and even you can say rewards, compensation and benefits सब decide किए जाते हैं। So a performance appraisal gives you amazing kind of the output. If this is right, your employees will appreciate you. If this is not right, your organization will suffer because good people will leave you if you have done something wrong. उसके बाद क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर जॉइंटली डेवलप्ड बाय द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज हु रिपोर्ट टू देम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर दोनों आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्राइटेरिया कैसे होगा, आप हमारी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसमें फंक्शनल जो कैडर होगा, उसमें जो बिहेवियरल कैडर होगा, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बिहेवियरल टारगेट्स क्या होते हैं, फंक्शनल टारगेट्स क्या होते हैं, दोनों मिलके उन चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ सुपरवाइजर एंड द सबऑर्डिनेट्स। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल फीडबैक अकर्स वंस ईच ईयर एंड फॉलोज द अप्रेजल प्रोसेस। साल में एक बार मैनेजर सुपरवाइजर आपस में बैठते हैं और परफॉर्मेंस अप्रेजल में डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोगों को डिस्कस करते हैं, लेकिन मैनेजर लाइक मी दे टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। आपने क्या, आपको टारगेट्स दिए गए थे, क्या टारगेट्स आपने पूरे किए नहीं किए तो उसका रीज़न क्या था, अगर नहीं किए तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता था, अगर जो किए थे उस पर तारीफ होती है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है? हैव अ लुक एट दिस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फीडबैक अकर्स व्हेनेवर अ सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट फील्स द नीड फॉर द डिस्कशन अबाउट द एक्सपेक्टेशन इन परफॉर्मेंस। दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। जब सुपरवाइजर को लगता है कि मेरे सबऑर्डिनेट को परफॉर्मेंस फीडबैक की नीड है, वो मिनट्स भी हो सकते हैं, सेकंड्स भी हो सकते हैं, इवन वो दिन भी हो सकते हैं, हफ्ते हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, कभी भी किसी भी टास्क के अगेंस्ट वो फीडबैक दे सकता है। और वो बहुत अच्छा फीडबैक इसलिए होता है क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए साल का वेट करना पड़ता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए किसी भी साल का वेट नहीं करना पड़ता। यू कैन गिव इंस्टेंट फीडबैक। इंस्टेंट फीडबैक देने से एम्प्लॉई, आपका सबऑर्डिनेट लर्न करता है, और सुपरवाइजर के लिए भी बड़ी आसानी होती है कि वो दोनों एक पेज पे होते हैं। इन द एंड we two are working for one goal, for the organizational goal. So immediate feedback is very good and try to give feedback instantly ताकि वो गलती रिपीट ना हो। अगर हमने इसको रोक दिया, it may produce a heavy loss for the next year as well. So now on our fourth point, in performance appraisal, the appraiser's role to reach the agreement with the employee appraised about the level of effectiveness displayed and identify areas of improvement. जब अप्रेजल हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत अच्छी चीज़ें हो गई उन पे रिकग्निशन मिलती है, जो चीज़ें वीकनेसेस हैं उनकी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को डिस्कस किया जाता है, ऑल्टरनेटिव प्लान्स बनाए जाते हैं, और उन गैप्स को नेक्स्ट ईयर कैसे ब्रिज करना है उस पर बात की जाती है। तो इट इज़ बिहेविंग लाइक सैंडविच अप्रोच। अच्छा फीडबैक पहले और एरियाज इंप्रूवमेंट वाला बॉटम में, और जो चीज़ें जल्दी से बेहतर हो सकती हैं ऑन द स्पॉट वो फीडबैक देते हैं। सो अगर अप्रेजल सिस्टम बहुत अच्छा है तो इसका मतलब एम्प्लॉई इंप्रूव हो सकता है। अगर अप्रेजल सिस्टम बुरा है, मतलब वो बायस्ड है, तो बुरा एम्प्लॉई रह जाएगा जो परफॉर्म नहीं करता।
और जो अच्छा एम्प्लॉई है वो छोड़ के चला जाएगा बिकॉज ही विल फाइंड अनदर गुड ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद इसके अगेंस्ट फोर्थ पॉइंट के अगेंस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या कहते हैं? इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम द अप्रेजर्स रोल इज टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड हेल्प द एम्प्लॉई understand how his or her behavior fits with those criteria as well as the look for the areas of potential improvement। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में दोनों चीज़ों की बात हो रही होती है कि अगर उसको एक BC टास्क दिया गया, फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स सेल करने का टारगेट दिया गया, वो 1000 यूनिट सेल नहीं कर पाया, 800 यूनिट सेल कर पाया, तो एम्प्लॉई क्या करता है, मीन्स एम्प्लॉई क्या करता है, वो अपना गैप निकाल के अपने मैनेजर्स के साथ बात करता है कि सर मैंने 1000 का टारगेट बनाया आपसे मिलके, मैं 200 अचीव नहीं कर पाया, 800 अचीव कर पाया। सबसे पहले मैनेजर्स को अप्रिशिएट करेगा, वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब ऑन 800, लेकिन 200 जो नहीं अचीव हो पाया उसके वो गैप एनालिसिस निकालते हैं। तो उसके बिहेवियर एनालिसिस भी हो सकते हैं, शायद उसकी पिच में खराबी हो, शायद उसकी कॉल साइकिल में खराबी हो, टाइम मैनेजमेंट में कोई मसला हो, या शायद ड्रेस कोड अच्छा नहीं था ताकि उस कस्टमर्स को टाइम नहीं दिया। कुड बी द रीज़न, एनी कुड बी द रीज़न को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जब रीज़न फाइंड आउट हो जाता है तो चीज़ें जल्दी फिक्स करने की होती है तो हो जाती हैं। कभी कभी पोटेंशियल का मसला आ जाता है, मीन्स कम्युनिकेशन का मसला आ जाता है, और जो ब्रांड पिच है वो अच्छी है लेकिन कन्विंसिंग नहीं है, इंस्पायरिंग नहीं है, रिलेशनशिप वाली नहीं है, तो उसको हम 2-3 महीने देकर उसको ठीक कर देते हैं ताकि अप्रेजल में उसको नुकसान ना हो। सो इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वी टॉक अबाउट 2 थिंग्स, आइदर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, आइदर पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ जो वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया। अगर आप पोटेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट्स को लेकर मेजर करते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बन जाता है। लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज, in performance appraisal the appraiser's role to accept or reject the evaluation and acknowledge areas of need of improvement। वेरी सिंपल, इनमें जो हमारे सुपरवाइजर साहब होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, उसके बाद एक राइट होता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, बिकॉज इट इज़ द बेसिक राइट फॉर दोज बोथ ऑफ देम। एंड अगर रिजेक्शन होती है तो उसमें HR इन्वॉल्व करता है, HR से बात आगे बढ़ जाती है, सो इट गोज टू द फाइनल अथॉरिटी ऑफ। लेकिन लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट द रोल ऑफ द अप्रेज is to identical to the role of appraiser to understand the performance criteria and understand how his or her behavior fits to those criteria। वेरी अमेजिंग। सबसे पहले पोटेंशियल एनालिसिस किया, पोटेंशियल को देखते हुए टास्क असाइन किया कि ये पोटेंशियल है, ये काम कर सकता है नहीं कर सकता। मीन्स एक बंदे का पोटेंशियल 2000 यूनिट सेल करने का, पहले एवेल्युएट किया, एवेल्युएट करने के लिए कुछ बिहेवियर्स देखे, कम्युनिकेशन अच्छी है, यस, ट्रांसपोर्ट इसके पास है, यस, क्या ये कस्टमर को इंगेज कर सकता है, यस, कन्विंस कर सकता है, यस, क्या इसकी ब्रांड पिच याद करने की कैपेबिलिटी अच्छी है, यस, क्या ये प्रेजेंटेबल है, यस। मींस पोटेंशियल वाले सारे एरिया पूरे हो गए। सो नाउ अब इसको टारगेट किसका दिया, 2000 यूनिट्स आप जाओ बेच के आओ, एंड ही डज दैट। मींस द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पोटेंशियल। अगर एक एम्प्लॉई है जिसके पास द ब्रांड पिच बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेबल भी है, कम्युनिकेशन थोड़ी वीक है, रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, कन्विंस कर लेता है लेकिन कभी कभी कन्विंस नहीं भी कर सकता, और कस्टमर को इंस्पायर नहीं कर सकता इतना अच्छे से जैसे पहले वाला कर सकता था, और हमने भी इसको 2000 यूनिट सेल करने के लिए भेजा, तो इन द एंड क्या होगा, देयर विल बी अ गैप बिटवीन एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड। सो जब भी हमें टारगेट असाइन करने चाहिए, वी शुड फोरसी द पोटेंशियल, देन वी गिव द performance targets, otherwise क्या होगा, there will be a tussle, there will be a fight, there will be a conflict। so मैंने अपनी ज़िंदगी में गलती की कि उन लोगों के साथ काम किया जिनकी कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड थी, competency बहुत लिमिटेड थी, but I gave them a big targets, but now I've realized try to evaluate the potential through 9-box matrix or assessment center or the psychometric assessment or the behaviors that have, then assign the targets। मतलब उसके बाद क्या होता है कि पोटेंशियल को देखते हुए परफॉर्मेंस के जो आने वाले चांसेस होते हैं वो आपको हर्ट नहीं करते, बिकॉज यू ट्राई टू हेल्प देम आउट कि परफॉर्मेंस कुड बी अचीव ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू पोटेंशियल। सो दिस इज द होल procedure, performance management and performance appraisal. Yes, there's a lot of difference. Performance is ongoing procedure and performance appraisal is a one-time activity in the year। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रही है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें
और मेरे चैनल पे जो भी आपको सवाल आते हैं मुझसे पूछें, ताकि मैं आपको HR में और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल हेल्प आउट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।